विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 में अध्याय 5, इससे पहले हमने विश्व इतिहास में अध्याय 4 पढ़ा था, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फिर औद्योगिक क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण पढ़ा था। उसके बाद आज एक 4 नंबर का एक 5वां अध्याय है, राजनीति विज्ञान से संबंधित है, जिसमें डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आप सब जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, तो कुछ एक समय में जब आपकी आयु 18 साल हो जाएगी, तो उस समय आप इस लोकतंत्र में आप शामिल हो जाओगे। मतदान करने में 18 वर्ष से ऊपर वयस्क होते ही आपका राजनीतिक अधिकार, मत देने का अधिकार आ जाएगा। तो लोकतंत्र की जानकारी आपको जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र का अर्थ पढ़ेंगे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ कि ये शब्द कहां से आया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी। ये शब्द आया कहां से? तो प्रिय विद्यार्थियों, लोकतंत्र का अर्थ सबसे पहले ये अंग्रेजी का शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। लोकतंत्र कह दो, जनतंत्र कह दो, प्रजातंत्र कह दो, एक ही बात है, तीनों का एक ही मीन्स होता है। अर्थात अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। लेकिन डेमोक्रेसी है ये मूल रूप से ये भी अंग्रेजी का शब्द नहीं है। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा का शब्द है। अंग्रेजी शब्द जो डेमोक्रेसी है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है डेमोस और दूसरा है क्रेटिया। डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है डेमोक्रेसी। ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेटिया के संयोग से बना है। यद्यपि डेमोस का अर्थ, मूल अर्थ तो था भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से ले लिया गया है। अर्थात डेमोस मीन्स जनता, डेमोस का मतलब जनता, और क्रेटिया, क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। तो शाब्दिक अर्थ सबसे पहले आप सबको आना चाहिए कि लोकतंत्र है, या कह सकते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र। फिर इसको हम प्रजातंत्र या जनतंत्र भी कह सकते हैं। अब जो डेमोक्रेसी शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा से आया है और वहां ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है डेमोस और दूसरा है क्रेटिया। डेमोस का मूल अर्थ तो था भीड़, लेकिन आधुनिक काल में इसको ले लिया जनता, और क्रेटिया का मतलब है शक्ति। अर्थात इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ जनता की शक्ति। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र, ऐसा शासन तंत्र जो जनता की शक्ति से बना है। इसमें तीन अंतर संबंधित अर्थ निहित है। यानी ये जो लोकतंत्र है इसको अपन तीन शब्दों में कह सकते हैं कि एक निर्णय लेने की विधि हो सकती है लोकतंत्र। कोई भी डिसीजन लेना है तो वो जनता के हित में लिया जाएगा। क्यों जनता के हित में लिया जाएगा? क्योंकि ताकत किसमें? जनता में। तो ये एक निर्णय लेने की विधि, डिसीजन लेने की विधि भी हो सकती है। ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह भी हो सकता है। कुछ प्रिंसिपल बने हुए हो, सिद्धांत बने हुए हो, और वो सिद्धांत लोकतांत्रिक हो और उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हो। और यह आदर्श मूलक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। यानी इस आदर्श मूलक मूल्य, ऐसे मूल्य जो आदर्श हो। आधुनिक काल में लोकतंत्र केवल शासन का एक रूप माना जाता है। लोकतंत्र के कई अर्थ हो सकते हैं, ये हर जगह होता है। समाज में लोकतंत्र और अर्थ में लोकतंत्र, उसके बाद हम कह सकते हैं नैतिकता में लोकतंत्र, व्यापार में लोकतंत्र। लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र का अर्थ केवल शासन में लिया जाता है। लोकतंत्र का मतलब शासन नहीं है, लोकतंत्र का मतलब कई हो सकते हैं, लेकिन आधुनिक काल में हम लोकतंत्र को शासन से जोड़ के देख रहे हैं। अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जो लोकतांत्रिक हो, और लोकतंत्र में क्या होता है? अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। तो अब हमने ये पढ़ा कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ लिखिए, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा की डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र। अब डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा की दो शब्दों से मिलकर बना डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है भीड़, लेकिन आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से ले लिया गया है।
क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति, अर्थात जनता की शक्ति, और शासन पढ़ रहे हैं तो ऐसा शासन जो जनता की शक्ति पर आधारित हो। ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। अब हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के रूप क्या क्या होते हैं। तो लोकतंत्र के कई रूप हो सकते हैं। आपके सिलेबस में मुख्य रूप से 4 रूप दिए गए: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। अतः जब आपके विषय वस्तु में ये 4 लोकतंत्र की 4 रूप दिए गए तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम राजनीतिक लोकतंत्र, और वर्तमान में सबसे ज्यादा जिक्र इसका ही होता है। हमने ये भी पढ़ा कि आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप माना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया राजनीतिक लोकतंत्र। और ब्रंस ने क्या कहा? लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। तो राजनीतिक लोकतंत्र किसे कहेंगे? राजनीतिक लोकतंत्र के और कई नाम हैं। इसे व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहते हैं, अर्थात ऐसा लोकतंत्र जिसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं, अर्थात ऐसा लोकतंत्र जिसके विचार उदारवादी हो, अर्थात जिसमें यह माना गया हो कि व्यक्ति विवेकशील है और व्यक्ति हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और राज्य जिसके विकास में सहयोग करेगा। उसके बाद इसको पश्चिमी लोकतंत्र कहते हैं। पश्चिमी लोकतंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि पश्चिमी देशों में सबसे पहले यह विचार आया पुनर्जागरण के समय, औद्योगिक क्रांति के समय, इसलिए इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं। और मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहा है। तो ये ध्यान रखें कि राजनीतिक लोकतंत्र के व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जा सकता है, उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जा सकता है, और इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी, और इसको मार्क्सवादियों ने पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहा है। अब उदारवादी जो चिंतक है, इन्होंने समस्त जो लोकतांत्रिक राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूपों का उल्लेख किया है। उदारवादी चिंतक है, इन्होंने जो ये राजनीतिक लोकतंत्र है इसके 2 रूप बताए हैं। पहला रूप राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, दूसरा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र के 2 भाग बताए इन्होंने, कि राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार, अर्थात पहली अवधारणा, राज्य के रूप में यदि लोकतंत्र है तो वो लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा, उसके रूप में प्रभु सत्ता का निवास जनता में है। इसलिए जनता को सरकार के निर्माण यानी राज्य के निर्माण, उसके नियंत्रण और प्रस्तुत करने की सत्ता जनता में निहित है। यह अवधारणा क्या बताती है? राज्य किसके लिए बना है? जनता के लिए बना है। राज्य को कौन चलाती है? सरकार। उस सरकार का निर्माण जनता कर सकती है, उस पर नियंत्रण भी जनता करती है और उसको प्रस्तुत करने का कार्य भी जनता है। अब दूसरा है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक राज्य के सैद्धांतिक पक्ष का व्यवहारिक रूप है। राज्य है वो तो एक सैद्धांतिक रूप है लोकतंत्र का, एक सिद्धांत है कि एक सरकार होगी, लेकिन सरकार जब शासन करती है और वास्तव में शासन में वो लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करती है तो वो व्यवहारिक पक्ष है। यानी जो राजनीतिक लोकतंत्र है इसके 2 पक्ष हुए, सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष है राज्य, अर्थात सभी लोग मिलकर एक राज्य एक का निर्माण करेगी और उस राज्य को एक सरकार चलाएगी। तो ये हो गया सैद्धांतिक पक्ष। अब सरकार उसी जनता पर शासन करेगी। अब शासन में भी लोकतंत्र होना चाहिए। व्यवहारिक लोकतंत्र वो है कि वास्तव में जनता ने जिस उद्देश्य के लिए ये सैद्धांतिक राज्य का निर्माण किया, वास्तव में जनता के हितों के लिए वो राज्य काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो शासन से परिलक्षित होता है। तो राज्य है वो राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष है, शासन है वो राजनीतिक लोकतंत्र का व्यवहारिक पक्ष है। अब हम आते हैं कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है इसके 2 उपभेद हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के 2 उपभेद हैं। इसको आराम से आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे लोकतंत्र का हम पहला रूप पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। तो राजनीतिक लोकतंत्र पढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र इसके 2 उपभेद है। 2 भेद है। कितने? 2 भेद। पहला है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष
या शुद्ध लोकतंत्र, और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि या सीमित लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि या सीमित लोकतंत्र। सीमित लोकतंत्र। अब जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है या सीमित लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसके भी दो उपभेद है। एक है संसदीय लोकतंत्र, संसदात्मक लोकतंत्र कह दो जिसको, संसदीय लोकतंत्र जो भारत में है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जो अमेरिका में है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र पर हम क्या रहे हैं, राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र के कितने रूप हुए, दो। कौन कौन से, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि या सीमित लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या कहां होता है कि जिसमें हर निर्णय में जनता भाग लेती है, हर फैसले में जनता भाग लेती है। ऐसा कहां संभव है जहां की जनसंख्या कम हो। जैसे ये पहले यूनान में हुआ करता था कई सालों पहले कि वहां 10,000 की जनसंख्या होती थी और वहां हर निर्णय में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती थी। वहां भी महिलाओं और जो विदेशी है, जो दास है, उनको भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी और आज ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज दुनिया के हर क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र या सीमित, इसको सीमित लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र के हर फैसले में जनता भाग नहीं लेती है, प्रत्यक्ष रूप से उनके चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो प्रकार हैं, संसदीय लोकतंत्र या अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। भारत में संसदीय लोकतंत्र है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। आगे हम पढ़ रहे हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र की जो आधारभूत मान्यताएं क्या क्या है, यानी ये किस किस में विश्वास रखता है, मूल सिद्धांत क्या है राजनीतिक लोकतंत्र की। यह संविधानवाद में विश्वास करता है, यानी जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसके लिए एक संविधान होगा और संविधान में बने हुए नियम कायदों के अनुसार ये सरकार काम करेगी। दूसरा क्या होगा कि ये मानता है कि इसमें जो वास्तविक ताकत है वो जनता में है। ये प्रभु सत्ता का निवास जनता में मानता है। राजनीतिक लोकतंत्र ये कहता है कि सर्वे सर्वा जनता है, अंतिम ताकत जनता के पास। तीसरा ये क्या मानता है, सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है, व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। इसमें दो पक्ष है इसके। सैद्धांतिक पक्ष है कि जनता मिल करके एक राज्य का निर्माण करेगी अपने अपने लिए और उस राज्य को चलाने के लिए एक सरकार का निर्माण करेगी और वो सरकार जनता के ऊपर शासन करेगी। ये तो सैद्धांतिक पक्ष हुआ। अब वो शासन भी लोकतांत्रिक होगा, वो शासन भी जनहित में होगा। ये व्यवहारिक पक्ष है, शासन पद्धति जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य हो और जनता के हित में काम करने वाला राज्य हो, शासन व्यवस्था। उसके बाद ये क्या मानता है, जनता सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण भी रखती है और उसको पदच्युत भी कर सकती है, हटा भी सकती है। यदि जनता ने 5 साल के लिए एक सरकार को नियुक्त किया, नियंत्रण विभिन्न दबाव समूह होते हैं, हड़ताल देना, हड़ताल करना और धरने देना, उससे नियंत्रण रखती है और 5 साल के बाद यदि वो अच्छा काम नहीं करती है तो उसे हटा भी सकती है। ये ताकत जनता के पास है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि राजनीतिक लोकतंत्र साध्य नहीं है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राप्त करने का साधन मात्र है। या आपको दो चीज समझनी कि साध्य क्या होता है, साधन क्या होता है, तभी आपको ये समझ में आएगा। साध्य होता है लक्ष्य, साध्य होता है लक्ष्य, साध्य है वो है आपका लक्ष्य, और साधन है वो तो आपका उपकरण मात्र है या जिसका आप प्रयोग करते हैं उसको कह सकते हैं उपकरण मान सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपको यहां से किसी स्थान विशेष से जाना है, जोधपुर जाना है। जैसे एक व्यक्ति है उसको जोधपुर जाना है,
रमेश नाम का व्यक्ति है और रमेश को जोधपुर जाना है। अब रमेश का साध्य क्या है? जोधपुर। अब साधन, साधन है वो बस द्वारा भी जाया जा सकता है और ट्रेन द्वारा भी जाया जा सकता है, वायुयान द्वारा भी जाया जा सकता है, कार द्वारा भी जाया जा सकता है। अब ये सारे साधन है, लेकिन साध्य क्या है? जोधपुर। इसी तरह राजनीतिक जो लोकतंत्र है ये साध्य है, साधन नहीं है। साधन क्या है? साधन है जनता का हित। साध्य ये हो गया, साध्य ये हो गया, सॉरी, लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र साध्य नहीं है। साध्य क्या है? जनता का हित। राजनीतिक लोकतंत्र तो साधन मात्र है। राजनीतिक लोकतंत्र तो साधन मात्र है और उस साधन को, साधन से हमें राजनीतिक मूल्य प्राप्त, लोकतंत्र के मूल्य प्राप्त करने, यानी जनता का हित करना है। तो इस प्रकार हमने मुख्य रूप से इन दो टॉपिकों में आपको अभी और समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का मतलब भीड़ होता है, लेकिन वर्तमान में जनता से लिया गया है, और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति, अर्थात जनता की शक्ति या ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता की शक्ति पर आधारित हो। फिर हमने पढ़ा कि भाई लोकतंत्र के कई रूप होते हैं। लोकतंत्र का सबसे पहले, जैसे राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। सबसे पहले हमने पढ़ा राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को व्यक्तिवादी लोकतंत्र या पूंजीवादी लोकतंत्र या पश्चिमी लोकतंत्र या उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, एक तो राज्य के प्रकार के रूप में और एक शासन के प्रकार के रूप में। राज्य के प्रकार के रूप में वो सैद्धांतिक है, शासन के प्रकार के रूप में वो व्यवहारिक है। और इसके जो राजनीतिक लोकतंत्र है, इसके दो भेद हमने पढ़ लिए, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के वापस दो रूप हो गए, एक हो गया संसदीय लोकतंत्र, एक हो गया अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र व्यवस्था है। राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यता है, ये हमने पढ़ लिया कि भाई संविधानवाद में विश्वास करता है, ये प्रभु सत्ता का निवास जनता में मानता है। सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है, व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। जनता सरकार को नियंत्रित करती है, नियंत्रण रखती है और हटा भी सकती है। और राजनीतिक लोकतंत्र साध्य नहीं है, ये साध्य नहीं है, साध्य अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये साधन मात्र है। साध्य क्या है? साध्य है जनहित। तो इस प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे सामाजिक लोकतंत्र। दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र। सबसे पहले हम राजनीतिक लोकतंत्र पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे सामाजिक लोकतंत्र। लोकतंत्र का दूसरा रूप सामाजिक लोकतंत्र है। तो सामाजिक लोकतंत्र का प्रमुख लक्ष्य क्या है? सामाजिक समता का विकास करना, यानी समाज में समानता की भावना होनी चाहिए। संक्षेप में कहें तो सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझना चाहिए। यह है सामाजिक लोकतंत्र। तो सामाजिक लोकतंत्र में मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है, एक शब्द में कहे तो सामाजिक समानता की भावना का विकास करना। अब इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए? नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जैसे महिला और पुरुष, लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसके आधार पर या जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। यह है सामाजिक लोकतंत्र। अब इसकी प्रमुख बातें कहें तो दो मुख्य बातें हैं। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातों का होना जरूरी है। कौन कौन सी दो बातें? पहली बात, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों का अंत किया जाना चाहिए। यानी समाज में विशेषाधिकार इन बातों के आधार पर नहीं मिलना चाहिए कि किसी के पास धन ज्यादा है, अमीर है, तो उसको समाज में विशेष दर्जा दिया जाए, या ये अच्छी भाषा जानता है तो इसको विशेष दर्जा दिया जाए इस भाषा के, या इस नस्ल का व्यक्ति है, फला नस्ल के व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता हो, या किसी जाति के आधार पर, जैसे स्वर्णिम जाति है, निम्न जाति है, उसके आधार पर, या धर्म के आधार पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म के आधार पर।
इस आधार पर समाज में किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, यानी विशेष अधिकार का आधार ये नहीं होना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की क्या होनी चाहिए कि सभी व्यक्ति को सामाजिक प्रगति में समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उनकी योग्यता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जीवन में जो सामाजिक प्रगति है, समाज की प्रतिष्ठा है, उसके समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस जाति के लोग को ज्यादा अवसर मिल रहा और निम्न जाति के व्यक्ति को कम अवसर मिल रहा। ये धारणा क्या है? सामाजिक लोकतंत्र की धारणा है। तो संक्षेप में कहें तो आपको ये बात याद रखनी है कि सामाजिक लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो सामाजिक लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है समाज में समानता की भावना और समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति है, नस्ल है, धर्म है, भाषा है, लिंग है, धन है, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र का तीसरा रूप आता है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र की विचारधारा है यह समाजवादियों और मार्क्सवादियों द्वारा दी गई। कार्ल मार्क्स ने एक विचारधारा दी जो मार्क्सवादी थी, जो मजदूर और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए दिया था। और समाजवादी विचारधारा ये चाहती है कि समाजवादी में समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अर्थ कमाने का समान अवसर मिले, आर्थिक समानता हो। तो 18वीं और 19वीं सदी में उदारवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की है। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब यह है कि जो देश का अर्थ रूपी संसाधन है उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, आर्थिक विभेद नहीं होना चाहिए। चौथा आता है नैतिक लोकतंत्र। यह समस्त लोकतांत्रिक दर्शन है, जितने भी, चाहे सामाजिक लोकतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र है, धार्मिक लोकतंत्र है, लोकतंत्र के जितने भी दर्शन है उन सब दर्शनों का ये व्यवहारिक रूप है। वास्तव में व्यवहार में लोकतंत्र में क्या होना चाहिए वो ये नैतिक लोकतंत्र में आता है, जिसमें मानव मूल्यों को समाज और शासन का मूल आधार माना गया है। किसी भी समाज और शासन का जो मूल आधार है वो है मानव मूल्य। मानव मूल्य से क्या मतलब? मानव मूल्य से मतलब समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक समता, ये सारे मानव मूल्य, नैतिकता। तो मानव मूल्यों को किस समाज और शासन का आधार माना गया है? सन 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई वो उदार लोकतांत्रिक क्रांति मानी जाती है। उन्होंने 3 बातों पर जोर दिया फ्रांस की क्रांति ने, वो ये है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, यही मानव मूल्य। तो इन सब में भाईचारा सबसे विशेष महत्व है, क्योंकि भाईचारा के बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं आ सकती, और जब व्यक्तियों में समानता नहीं आएगी तो स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं है। क्योंकि फ्रांस की क्रांति के अंदर सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर लड़े थे, इसलिए उनमें मित्रता हो गई, भाईचारा हो गया। जो जाति है, धर्म है, नस्ल का जो भेदभाव है वो कम हो गया। और जब भाईचारा लोगों में होगा तो उनमें समानता आएगी, समानता आएगी तो स्वतंत्रता आएगी। ये नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। तो हमने आज क्या पढ़ा कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसी। डेमोस का मतलब भीड़ है और क्रेसी का मतलब होता है, जो क्रेटिया से बना है, शक्ति। तो भीड़ को वर्तमान में जनता से ले लिया गया है, भीड़ का अर्थ, और क्रेटिया का अर्थ शक्ति, अर्थात जनता का शक्ति। ऐसा शासन जो जनता की शक्ति के आधार पर बना हो वो है लोकतंत्र। फिर हमने पढ़ा कि लोकतंत्र के रूप कौन कौन से होते हैं। तो लोकतंत्र के कई रूप होते हैं, 4 रूप आपके दिए गए: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। तो सबसे पहले हमने राजनीतिक लोकतंत्र पढ़ा। राजनीतिक लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है, या उसको पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है, या उसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र सर्वप्रथम पुनर्जागरण के समय पश्चिम देशों में आया था। अब राजनीतिक लोकतंत्र में हमने पढ़ा कि इसके 2 भेद होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको शुद्ध लोकतंत्र कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, और सीमित लोकतंत्र भी कहा जाता है। फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 रूप हो गए, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र व्यवस्था है। उसकी मान्यता क्या है राजनीतिक लोकतंत्र की? कि वो संविधानवाद में विश्वास करता है, अंतिम प्रभु सत्ता जनता के पास होती है, और उसका सैद्धांतिक रूप राज्य है, व्यवहारिक रूप शासन व्यवस्था है। और फिर दूसरा हमने सामाजिक लोकतंत्र पढ़ा। सामाजिक लोकतंत्र का मूल भाव है कि समाज में समता स्थापित करना। आर्थिक लोकतंत्र का भी मूल भाव है कि आर्थिक संसाधन पर प्रत्येक लोग व्यक्ति का
समान अवसर से आर्थिक संसाधन प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए, प्राप्त करने का। नैतिक लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा आता है। तो इस प्रकार दो इसके मुख्य बिंदु हमने लिए, और अगली क्लास में शेष बचे हुए जैसे लोकतांत्रिक अवधारणा दृष्टिकोण क्या है, उनसे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस दृष्टिकोण, किसी एक दृष्टिकोण का नाम दिया लिया जाता है और उसके विचारकों के नाम पूछे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे। या तक आप इनको एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है और लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं। धन्यवाद, कल मिलेंगे।